आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी कहानी पत्नी का पत्र का दूसरा भाग। मुझे याद है, अंग्रेज डॉक्टर को हमारे घर का भीतरी भाग देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था और जच्चा घर देखकर नाराज होकर उन्होंने डांट फटकार भी लगाई थी। सदर में तो तुम लोगों का छोटा सा बाग है, कमरे में भी साज श्रृंगार की कोई कमी नहीं, पर भीतर का भाग मानो पश्मीने की काम की उल्टी परत हो। वहाँ न कोई लज्जा है, न सौंदर्य, न श्रृंगार। उजाला वहाँ टिमटिमाता रहा है। वहाँ चोर की भांति प्रवेश करती थी। आंगन का कूड़ा करकट हटने का नाम नहीं लेता। फर्श और दीवार पर कालिमा अक्षय बनकर विराजती है। लेकिन डॉक्टर ने एक भूल की थी। उसने सोचा था कि शायद इससे हमको रात दिन दुख होता होगा। बात बिल्कुल उल्टी है। अनादर नाम की चीज राख की तरह होती है। वह शायद भीतर ही भीतर आग को बनाए रहती है, लेकिन ऊपर से उसके ताप को प्रकट नहीं होने देती। जब आत्मसम्मान घट जाता है तब अनादर में अन्याय भी नहीं दिखाई देता, इसीलिए उसकी पीड़ा नहीं होती। यही कारण है कि नारी दुख का अनुभव करने में ही लज्जा पाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अगर तुम लोगों की व्यवस्था यही है कि नारी को दुख पाना ही होगा, तो फिर जहाँ तक संभव हो उसे अनादर में रखना ही ठीक है। आदर से दुख की व्यथा और बढ़ जाती है। तुम मुझे चाहे जैसे रखते रहे, मुझे दुख है, यह बात कभी मेरे ख्याल में नहीं आई। जच्चा घर में जब सिर पर मौत मंडराने लगी थी, तब भी मुझे कोई डर नहीं लगा। हमारा जीवन ही क्या है कि मौत से डरना पड़े। जिनके प्राणों को आदर और यत्न से कसकर बांध लिया गया हो, मरने में उन्हीं को कष्ट होता है। उस दिन अगर यमराज मुझे घसीटने लगते तो मैं उसी तरह उखड़ आती, जिस तरह पोली जमीन से घास बड़ी आसानी से जड़ समेत खिंच जाती है। बंगाल की बेटी तो बात बात में मरना चाहती है, लेकिन इस तरह मरने में कौन सी बहादुरी है। हम लोगों के लिए मरना इतना आसान है कि मरते लज्जा आती है। मेरी बेटी संध्या तारा की तरह क्षण भर के लिए उदित होकर अस्त हो गई। मैं फिर से अपने दैनिक कामों में और गाय बछड़ों में लग गई। इसी तरह मेरा जीवन आखिर तक जैसे तैसे कट जाता। आज तुम्हें यह चिट्ठी लिखने की ज़रूरत न पड़ती, लेकिन कभी कभी हवा एक मामूली सा बीज उड़ा कर ले आती है और पक्के दालान में पीपल का अंकुर फूट उठता है, और होते होते उसी से लकड़ी पत्थर की छाती विरणित होने लग जाती है। मेरी गृहस्थी की पक्की व्यवस्था में भी जीवन का एक छोटा सा कण न जाने कहाँ से उड़कर आ पड़ा। तभी से दरार शुरू हो गई। जब विधवा माँ की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जेठानी की बहन बिंदु ने अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार के मारे एक दिन हमारे घर में अपनी दीदी के पास आश्रय लिया था, तब तुम लोगों ने सोचा था यह कहाँ की बला आ गई। आग लगे मेरे स्वभाव को, करती भी क्या। देखा, तुम लोग सब मन ही मन खिंच उठे हो। इसीलिए उस निराश्रिता लड़की को घेर कर मेरा संपूर्ण मन एकाएक जैसे कमर बांधकर खड़ा हो गया हो। पराए घर में पराए लोगों की अनिच्छा होते हुए भी आश्रय लेना कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अपमान है। यह अपमान भी जिसे विवश होकर स्वीकार करना पड़ा हो, उसे क्या धक्का देकर एक कोने में डाल दिया जाता है। बाद में मैंने अपनी बड़ी जेठानी की दशा देखी। उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के कारण भी बहन को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें पति की इच्छा नहीं है, तो उन्होंने ऐसा भाव दिखाना शुरू किया मानो उन पर कोई बड़ी बला आ पड़ी हो, मानो अगर वह किसी तरह दूर हो सके तो जान बचे। उन्हें इतना साहस न हुआ कि वे अपनी अनाथ बहन के प्रति खुले मन से स्नेह प्रकट कर सकें। वे पतिव्रता थीं। उनका यह संकट देखकर मेरा मन और भी दुखी हो उठा। मैंने देखा, बड़ी जेठानी ने खास तौर से सबको दिखा दिखाकर बिंदु के खाने पहनने की ऐसी रद्दी व्यवस्था की और उसे घर में इस तरह नौकरानियों की से काम सौंप दिए कि मुझे दुख ही नहीं, लज्जा भी हुई। मैं सबके सामने इस बात को प्रमाणित करने में लगी रहती थी
कि हमारी गृहस्थी को बिंदु बहुत सस्ते दामों में मिल गई है। ढेरों काम करती है, फिर भी खर्च की दृष्टि से बेहद सस्ती है। मेरी बड़ी जेठानी की पितृवंश में कुल के अलावा और कोई बड़ी चीज़ न थी, न रूप था न धन। किस तरह मेरे ससुर के पैरों पड़ने पर तुम लोगों के घर में उनका ब्याह हुआ था, यह बात तुम अच्छी तरह जानते हो। वे सदा यही सोचती रहीं कि उनका विवाह तुम्हारे वंश के प्रति बड़ा भारी अपराध था। इसीलिए वे सब बातों में अपने आप को भरकस दूर रखकर, अपने को छोटा मानकर तुम्हारे घर में बहुत ही थोड़ी जगह में सिमट कर रहती थीं। लेकिन उनके इस प्रशंसनीय उदाहरण से हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती रही। मैं अपने आप को हर तरफ से इतना बेहद छोटा नहीं बना पाती। मैं जिस बात को अच्छा समझती हूँ उसे किसी और की खातिर बुरा समझने को मैं उचित नहीं मानती। इस बात के तुम्हें भी बहुत ही प्रमाण मिल चुके हैं। बिंदु को मैं अपने कमरे में घसीट लाई। जीजी कहने लगी, मझली बहू, गरीब घर की बेटी का दिमाग खराब मत करो। वे सबसे मेरी इस ढंग से शिकायत करती फिरती, मानो मैंने कोई भारी आफत ढा दी हो। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ वे मन ही मन सोचती थी कि जान बची। अब अपराध का बोध मेरे सिर पर पड़ने लगा। वे अपनी बहन के प्रति खुद जो स्नेह नहीं दिखा पाती थी, वही मेरे द्वारा प्रकट करके उनका मन हल्का हो जाता। मेरी बड़ी जेठानी बिंदु की उम्र में से 2-1 अंक कम कर देने की चेष्टा किया करती थी। लेकिन अगर अकेले में उनसे यह कहा जाता कि उसकी अवस्था 14 से कम नहीं थी, तो जाती न थी। तुम्हें तो मालूम है, देखने में वह इतनी कुरूप थी कि अगर वह फर्श पर गिरकर अपना सिर फोड़ देती तो भी लोगों को घर के फर्श की ही चिंता होती। यही कारण है कि माता पिता के न होने पर ऐसा कोई न था जो उसके साथ विवाह की सोचता। और ऐसे लोग भी भला कितने थे जिनके प्राणों में इतना बल हो कि उससे ब्याह कर सके। बिंदु बहुत डरती डरती मेरे पास आई, मानो अगर मेरी देह उससे छू जाएगी तो मैं सह नहीं पाऊंगी। मानो संसार में उसको जन्म लेने का कोई अधिकार ही न था। इसीलिए वह हमेशा अलग हटकर आंख बचाकर चलती। उसके पिता के यहाँ उसके चचेरे भाई उसके लिए ऐसा एक भी कोना नहीं छोड़ते थे जिसमें वह फालतू चीज की तरह पड़ी न रह सके। फालतू कूड़े को घर के आसपास अनायास ही स्थान मिल जाता है, क्योंकि मनुष्य उसको भूल जाता है। लेकिन अनावश्यक लड़की एक तो अनावश्यक होती है, दूसरे उसको भूलना भी कठिन होता है। इसीलिए उसके लिए घूरे पर भी जगह न थी। फिर भी यह कैसे कहा जा सकता है कि उसके चचेरे भाई ही संसार में परमावश्यक पदार्थ थे। जो हो, वे लोग थे खूब। यही कारण है कि जब मैं बिंदु को अपने कमरे में बुला लाई तो उसकी छाती धक धक करने लगी। उसका डर देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे कमरे में उसके लिए थोड़ी सी जगह है, यह बात मैंने बड़े प्यार से उसे समझाई। लेकिन मेरा ही कमरा तो था नहीं, इसीलिए मेरा काम आसान नहीं हुआ। मेरे पास 2-4 दिन रहने पर भी उसके शरीर में न जाने लाल लाल क्या निकल आया। शायद अमौरी रही होगी या ऐसा ही कुछ होगा। तुमने कहा शीतला, क्यों न हो, वह बिंदु थी ना। तुम्हारे मोहल्ले के एक अनाड़ी डॉक्टर ने आकर बताया। 2-1 दिन और देखे बिना ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन 2-1 दिन तक धीरज किसको होता। बिंदु तो अपनी बीमारी की लज्जा से ही मरी जा रही थी। मैंने कहा, शीतला है तो है, मैं उसे अपने जच्चा घर में लिवा ले जाऊंगी और किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इस बात पर जब तुम सब लोग मेरे ऊपर भड़क कर क्रोध की मूर्ति बन गए, यही नहीं, जब बिंदु की जीजी भी बड़ी परेशानी दिखाती हुई उस अभागी लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी, तभी उसके शरीर के वे सारे लाल लाल दाग एकदम विलीन हो गए। मैंने देखा कि इस बात से तुम लोग और भी व्यग्र हो उठे। कहने लगे, अब तो वाकई शीतला बैठ कर गई हैं। क्यों न हो, वह बिंदु थी ना। अनादर के पालन पोषण में एक बड़ा गुण है, शरीर को वह एकदम अजर अमर कर देता है।
बीमारी आने का नाम नहीं लेती। मरने के सारे आम रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इसीलिए रोग उसके साथ मजाक करके चला गया। हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि संसार में ज़्यादा साधनहीन व्यक्ति को आश्रय देना ही सबसे कठिन है। आश्रय की आवश्यकता उसको जितनी अधिक होती है, आश्रय की बाधाएं भी उसके लिए उतनी ही विषम होती हैं। बिंदु के मन से जब मेरा डर जाता रहा, तब उसको एक और कुग्रह ने पकड़ लिया। वह मुझे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर होने लगा। स्नेह की ऐसी मूर्ति तो संसार में पहले कभी देखी ही नहीं थी। पुस्तकों में पढ़ा अवश्य था, पर वह भी स्त्री पुरुष के बीच ही। बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि मुझे अपने रूप की याद आई हो। अब इतने दिनों बाद यह कुरूप लड़की मेरे उसी रूप के पीछे पड़ गई। रात दिन मेरा मुंह देखते रहने पर भी उसकी आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। कहती, जीजी तुम्हारा यह मुंह मेरे अलावा और कोई नहीं देख पाता। जिस दिन मैं स्वयं ही अपने केश बांध लेती, उस दिन वह बहुत रूठ जाती। अपने हाथों से मेरे केश भार को हिलाने डुलाने में उसे बड़ा आनंद आता। कभी कहीं दावत में जाने के अतिरिक्त और कभी तो मुझे साज श्रृंगार की आवश्यकता पड़ती ही न थी। लेकिन बिंदु मुझे तंग कर करके थोड़ा बहुत सजाती रहती। वह लड़की मुझे लेकर बिल्कुल पागल हो गई थी। तुम्हारे घर के भीतरी हिस्से में कहीं रत्ती भर भी मिट्टी न थी। उत्तर की ओर की दीवार में नाली के किनारे पर न जाने कैसे एक गाब का पौधा निकला। जिस दिन देखती कि उस गाब के पौधे में नई लाल लाल खोपले निकल आई हैं, उसी दिन जान पड़ता कि धरती पर वसंत आ गया है। और जिस दिन मेरी घर गृहस्थी में जुटी हुई इस अनाद्यत लड़की के मन का और छोर किसी तरह रंग उठा, उस दिन मैंने जाना कि हृदय के जगत में भी वसंत की हवा बहती है। वह किसी स्वर्ग से आती है, गली के मोड़ से नहीं। बिंदु के स्नेह के दुहवस वेग ने मुझे अधीर कर डाला था। मैं मानती हूँ कि मुझे कभी कभी उस पर क्रोध आ जाता, लेकिन उस स्नेह में मैंने अपना एक ऐसा रूप देखा जो जीवन में मैं पहले कभी नहीं देख पाई। वही मेरा मुख्य स्वरूप है। इधर मैं बिंदु जैसी लड़की को जो इतना लाड प्यार करती थी, यह बात तुम लोगों को बड़ी जाती लगती। इसे लेकर बराबर खटपट होने लगी। जिस दिन मेरे कमरे में बाजू बंद चोरी हुआ, उस दिन इस बात का आभास देते हुए तुम लोगों को तनिक भी लज्जा नहीं आई कि इस चोरी में किसी न किसी रूप से बिंदु का हाथ है। जब स्वदेशी आंदोलनों में लोगों के घर की तलाशियां होने लगी, तब तुम लोग अनायास ही यह संदेह कर बैठे कि बिंदु पुलिस द्वारा रखी गई स्त्री गुप्तचर है। इसका और तो कोई प्रमाण न था। प्रमाण बस इतना ही था कि वह बिंदु थी। तुम लोगों के घर की दासियां उनका कोई भी काम करने से इनकार कर देती थी। उनमें से किसी ने अपने काम के लिए कहने में वह लड़की भी संकोच के मारे जड़बत हो जाती थी। इन्हीं सब कारणों के लिए मेरा खर्च बढ़ गया। मैंने खास तौर पर से अलग से एक दासी रख ली। यह बात तुम लोगों को अच्छी नहीं लगी। बिंदु को पहनने के लिए मैं जो कपड़े देती थी, उन्हें देखकर तुम इतने क्रुद्ध हुए कि तुमने मेरे हाथ खर्च के रुपए भी बंद कर दिए। दूसरे ही दिन मैंने ₹1.25 जोड़े की मोटी कोरी मिल की धोती पहनना शुरू कर दिया। और जब मोती की माँ मेरी जूठी थाली उठाने के लिए आई, तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने खुद जूठा भात बछड़े को खिलाने के बाद आंगन के नल पर जाकर बर्तन मल लिए। एक दिन एकाएक इस दृश्य को देखकर तुम प्रसन्न न हो सके। मेरी खुशी के बिना तो काम चल सकता है, पर तुम लोगों की खुशी के बिना नहीं चल सकता। यह बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। उधर ज्यों-ज्यों तुम लोगों का क्रोध बढ़ता जा रहा था, त्यों-त्यों बिंदु की आयु भी बढ़ती जा रही थी। इस स्वाभाविक बात पर तुम लोग अस्वाभाविक ढंग से परेशान हो उठे।